हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि 1885 से लेकर के 1947 तक पूरा हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और यह आधुनिक भारत का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा गया है, कांग्रेस के ही मार्गदर्शन में लड़ा गया है। इस वजह से ये टॉपिक आधुनिक भारत का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित विभिन्न जो अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से विशेष अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, क्यों आयोजित किया गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो विभिन्न भारतीय और विदेशी विद्वानों का जो मत है कांग्रेस से संबंधित, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस से संबंधित और भी जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामान्य परिचय के बारे में। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर देखेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत बैटल ऑफ प्लासी के, यानी कि 1757 में प्लासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश का राजनैतिक इतिहास प्रारंभ हुआ, यानी कि भारत में अंग्रेज़ों का राजनैतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। और 1757 से लेकर के 1857 तक लगभग 100 वर्षों तक कंपनी ने भारत के भारतीयों का या भारत के लोगों का उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरीके से शोषण किया। चूँकि शुरुआत में कंपनी जो थी वो व्यापार करने आई थी और व्यापारिक के कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिस वजह से उन्होंने भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और 1757 के बाद उन्होंने पर्टिकुलर बंगाल में शासन करना आरंभ कर दिया। और उन्होंने यहाँ पर चूँकि एक कंपनी का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, तो अपने व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से उन्होंने भारतीयों का बड़े पैमाने पर शोषण किया। और जब बड़े पैमाने पर भारतीयों का शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, राजनीतिक शोषण हुआ, धार्मिक शोषण हुआ, तो लोग एकजुट होना प्रारंभ हो गए। अभी तक नॉर्मली जो है सामान्य यानी कि निम्न तबके के लोगों का ही शोषण हो रहा था, लेकिन अब देसी राजे रजवाड़े जो थे, नवाब थे, उनका भी शोषण प्रारंभ हुआ। जब उनका भी राजनीतिक शोषण प्रारंभ हुआ तो उन्होंने एकजुट होना प्रारंभ किया और फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत के 100 वर्ष बाद एक ऐसी क्रांति हुई जिसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति जो थी वो इतनी बड़ी क्रांति थी, अगर कुछ गद्दार भारतीयों ने अगर अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया होता तो भारत 100 साल पहले ही आज़ाद हो गया होता। यह क्रांति अपने आप में इतनी बड़ी थी कि स्वयं ब्रिटिश विद्वानों ने लिखा है कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन के हाथों से भारत अब निकल जाएगा, यानी कि अब ब्रिटिश को भारत से बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ भारतीयों की वजह से, कुछ भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिस वजह से यह क्रांति विफल हो गई। इस क्रांति से सबक लेते हुए अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी प्लानिंग किया कि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे। चूँकि यह क्रांति से उन्होंने सबक लिया कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो शायद भारत जैसा उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों से निकल जाता, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा था। इस वजह से अब भविष्य में कोई गलती अंग्रेज नहीं करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने यह विचार विमर्श किया कि क्यों ना किसी ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिसके माध्यम से हमें, उस संस्था के माध्यम से हमें भारतीयों के मन में चल क्या रहा है, भारतीयों के बीच में क्या चल रहा है, उसके बारे में पता चल जाएगी। और क्रांति होने से पहले ही हम उसका तुष्टिकरण कर देंगे। इसी उद्देश्य से, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया। अब वो भारतीयों के ऊपर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने अटैक करना प्रारंभ किया और फलस्वरूप इसी को मद्देनज़र रखते हुए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वह एबो ह्यूम जो थे, यह एक स्कॉटलैंड के
आईएएस ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर थे और रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रारंभ में यह स्थापना पुणे में होने वाली थी। प्रारंभ में यह स्थापना पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी फैलने की वजह से वहाँ से स्थगित कर दिया गया और फाइनली अब इसे बम्बई में आयोजित किया गया, बम्बई में संगठित किया गया। बम्बई में पुणे में प्लेग फैलने की वजह से स्थगित कर दिया गया और अब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में किया गया। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है इसकी स्थापना हुई। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो प्रारंभ में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, INU, इंडियन नेशनल यूनियन। प्रारंभ में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रारंभ में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका नाम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका प्रारंभिक नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय यूनियन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। यह शब्द अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, कांग्रेस का अर्थ होता है, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? यह शब्द अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थ जो होता है कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह, इसका मतलब होता है, जो कि अमेरिका से लिया गया था दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यह 1885 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रथम अध्यक्ष इसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और बम्बई में स्थापित किया गया था। पहला आयोजन कहाँ किया गया कांग्रेस के अधिवेशन का? तो बम्बई में इसका पहला अधिवेशन किया गया। और किसके द्वारा? तो वो भी एवो ह्यूम के द्वारा। एवो ह्यूम, जिनका पूरा नाम था, अगर एवो ह्यूम के बारे में बात करेंगे, एवो ह्यूम, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एवो ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एवो ह्यूम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका पूरा नाम था, यह आयरलैंड के एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। सॉरी, आयरलैंड नहीं, स्कॉटलैंड, ठीक, स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे और इन्हें भारतीय भावनाओं का समर्थक माना जाता है। एवो ह्यूम को भारतीय भावनाओं का
भारतीय भावनाओं का समर्थक माना जाता है। एवो ह्यूम को भारतीय भावनाओं का समर्थक माना जाता है। प्रारंभ में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। प्रारंभ में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे और इन्हें भारत में हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला तथा भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से तथा भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है तथा इन्हें भारत में इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। और 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का महामंत्री घोषित किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्हें आईएनसी का महामंत्री घोषित किया गया तथा 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में इन्हें आईएनसी का पिता घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। आईएनसी का पिता 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। विलियम वेडरबर्न को एवो ह्यूम का जीवनीकार कौन था? तो विलियम वेडरबर्न जो था वह एवो ह्यूम का जीवनीकार था। विलियम वेडरबर्न जो था वह एवो ह्यूम का जीवनीकार था, विलियम वेडरबर्न। तो यह एवो ह्यूम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। स्कॉटलैंड के रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। भारतीय भावनाओं का इन्हें समर्थक माना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का महामंत्री घोषित किया गया था, जबकि 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता विलियम वेडरबर्न एवो ह्यूम का जीवनीकार था। एवो ह्यूम का जीवनीकार कौन था? तो वह विलियम वेडरबर्न था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों की बात करेंगे तो अन्य सदस्यों में दादा भाई नौरोजी का भी नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, आनंद चार्लू का नाम आता है। तो ऐसे कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो सहयोगी के रूप में थे, तो अन्य सदस्यों के रूप में। ठीक है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ सामान्य परिचय हो गया और साथ ही साथ एवो ह्यूम से संबंधित भी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर भी हमने चर्चा किया। अब हम बात करेंगे आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों पर लोगों के अंदर, भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग जगहों पर अधिवेशन किया जाता था। उसको अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अध्यक्षता की जाती थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर विभिन्न अधिवेशन की बात करेंगे तो पहले आप ओरल नाम सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम स्थान का नाम बताएंगे, किसके द्वारा कब कहाँ अध्यक्षता की गई थी। ठीक, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बम्बई में। ठीक, बम्बई में 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष घोषित किया गया। फिर 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें जो है मद्रास में अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। फिर 1888 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न के द्वारा 1888 ईस्वी में अध्यक्षता की गई।
इसके बाद 1888 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो विलियम वेडरबर्न के द्वारा। 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में बम्बई में 1889 ईस्वी में 1888 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और साथ ही साथ 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूर्ले 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूर्ले ने इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी। 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न। 1890 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता। 1890 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता। 1891 ईस्वी में आनंद चार्लू। 1891 ईस्वी में आनंद चार्लू। 1892 ईस्वी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को 1892 ईस्वी में पुनः अध्यक्ष घोषित किया गया। 1893 ईस्वी देखेंगे तो 1893 ईस्वी में पुनः अध्यक्षता घोषित किया गया। किसको, तो दादा भाई नौरोजी को। 1893 में दादा भाई नौरोजी को। 1894 अल्फ्रेड वेब। 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेब जो है अध्यक्ष थे। 1895 पुणे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1895 पुणे में किया गया है। 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सयानी रहीमतुल्लाह सयानी 1896 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में SCS नायर, शंकरन नायर, ठीक, शंकरन नायर ने 1897 ईस्वी में अध्यक्षता की। 1898 ईस्वी में अगर 1898 ईस्वी की बात करेंगे तो 1898 ईस्वी में आनंद मोहन बोस, ठीक, आनंद मोहन बोस के द्वारा 1898 ईस्वी में अध्यक्षता की गई। 1899 ईस्वी में देखेंगे तो RC दत्त के द्वारा। 1899 ईस्वी में RC दत्त के द्वारा। 1900 ईस्वी में NG चंदावरकर के द्वारा। 1900 ईस्वी में NG चंदावरकर के द्वारा। 1901 ईस्वी में दिनसा वाचा के द्वारा। 1901 ईस्वी में दिनसा वाचा के द्वारा। 1902 ईस्वी में SN बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1902 ईस्वी में SN बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1903 ईस्वी में देखेंगे 1903 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया वह लाल मोहन घोष के द्वारा 1904 हेनरी कॉटन के द्वारा 1905 बनारस में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, तो 1905 में जो है बनारस में अध्यक्षता की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1906 दादा भाई नौरोजी। 1907 का सूरत अधिवेशन, तो 1907 में रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। 1908 ईस्वी में भी अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 1909 ईस्वी मदन मोहन मालवीय। 1910 विलियम वेडरबर्न। 1911 में देखेंगे तो 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया वह 1911 के द्वारा 1911 ईस्वी में मुधोलकर के द्वारा। 1912 ईस्वी में जो है 1912 के बांकीपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह 1911 NG मुधोलकर। 1912 के अधिवेशन का अध्यक्ष जो थे 1911 कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो बिशन नारायण दर थे। 1912 कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह 1912 वो मुधोलकर थे। 1913 नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 1913 के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 1914 के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 1915
15 के अध्यक्ष जो थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा थे। 1916 अंबिकाचरण मजूमदार, 1916 में अध्यक्ष कौन थे? 1916 के अधिवेशन अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। 1917 एनी बेसेंट, 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1918 ईस्वी, 1918 अगर 1918 ईस्वी के अधिवेशन की बात करेंगे तो 1918 के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह 1918 के अधिवेशन के अध्यक्ष 1918 के अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करेंगे अगर तो 1918 मदन मोहन मालवीय। 1909 में भी मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी और 1918 में भी मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। 1919 पंडित मोतीलाल नेहरू। 1920 नागपुर में वीर राघवाचारी के द्वारा, फिर 1921 देखेंगे तो 1921 में हकीम अजमल खां, 1921 ईस्वी में हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की थी। 1922 में CR दास थे। 1923 मौलाना मोहम्मद अली गौहर थे। 1922 में CR दास थे। 1923 में मौलाना मोहम्मद अली गौहर थे। 1924 महात्मा गांधी थे। 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर में। 1926 देखेंगे 1926 में श्रीनिवास अयंगर 1926 में गुवाहाटी में। 1927 में मौलाना मोहम्मद MN अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। 1927 ईस्वी में। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। 1919 और 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं की गई थी, कांग्रेस के अध्यक्षता का आयोजन नहीं किया गया था। 1931 कराची का अधिवेशन, 1931 कराची का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1932 की बात करेंगे तो रणछोड़ दास द्वारा अध्यक्षता की गई। 1933 नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। 1934 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 1935 में अध्यक्षता नहीं की गई थी कांग्रेस की। 1936 लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई, यानी कि 3 बार अध्यक्षता की गई। 3 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी और 3 बार अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किए गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी। 29, 36 और 37। 1938 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई हरिपुरी में। इसके बाद 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। इसके बाद 1940 से 45 अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रामगढ़ में अध्यक्षता की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 1940 से 45। इसके बाद 1946 में अध्यक्षता जो कर रहे थे वह जेबी कृपलानी कर रहे थे। उन्होंने जो है मेरठ में, जेबी कृपलानी द्वारा मेरठ में अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद है 1947 में हुआ था। 1948 में पट्टाभी सीता रामैया के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से ये 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक ये विभिन्न कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में मैंने जिक्र किया। तो अब याद कैसे करोगे आप? चूँकि लंबी एक लिस्ट है तो किस तरीके से याद करोगे? याद करने का भी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष और किस जगह पे जो है अध्यक्षता की गई थी। तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस का वार्षिक
कांग्रेस के अगर वार्षिक अधिवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप उन अधिवेशनों का नाम याद रख लीजिए, उन अधिवेशनों का नाम याद रखिए जहां पर सिर्फ कांग्रेस का एक बार अधिवेशन किया गया है, जहां पर कांग्रेस का सिर्फ एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया है। पहला है पुणे, पहला कहाँ है? पुणे में 1895 ईस्वी में, पुणे में 1895 ईस्वी में। इसके बाद पुणे के बाद देखेंगे तो अमरावती, पुणे के बाद अमरावती 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी। इसके बाद है बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कहाँ पे? बनारस में। कब? बनारस में 1907 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे तो बांकीपुर में देखेंगे, बांकीपुर में 1912 बांकीपुर में। इसके बाद अमृतसर में, बांकीपुर का नाम है। इसके बाद अमृतसर में 1919 ईस्वी, अमृतसर में 1919 ईस्वी में। इसके बाद 1920 ईस्वी में नागपुर में, 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी नहीं, 1922 ईस्वी में गया में, 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में। इसके अलावा 1923 ईस्वी में काकीनाडा 1923 ईस्वी में, काकीनाडा 1923 ईस्वी में। इसके बाद 24 में बेलगांव 1924 ईस्वी। इसके बाद कानपुर 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी। इसके अलावा 1926 गुवाहाटी में 1926, गुवाहाटी 1926 ईस्वी में, गुवाहाटी में 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो गुवाहाटी के अलावा 1937 में फैजपुर में, 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में 1937 ईस्वी में। इसके अलावा हरिपुरी 1938 ईस्वी में, त्रिपुरी 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, फैजपुर 1938, हरिपुरी में 1938 और त्रिपुरी में 1939। इसके बाद रामपुर 1940। इसके अलावा मेरठ 1946। ठीक है, तो ये ऐसा स्थान है जहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार की गई है। तो जहाँ पर सिर्फ एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है उसको आप ज़रूर याद रखिए, एक बार जहाँ पे किया गया है। तो पुणे 1895 ईस्वी में। इसके अलावा 1897 ईस्वी में अमरावती में, 1907 ईस्वी में, 1907 नहीं 1905 है बनारस में, 1905 ईस्वी में बनारस में, बांकीपुर में 1912 ईस्वी में, अमृतसर में 1919 ईस्वी में, गया 1922, काकीनाडा 1923, बेलगांव में 1924 में, कानपुर 1925, गुवाहाटी 1926, फैजपुर 1937, हरिपुरी 1938, त्रिपुरी 1939, रामपुर 1940, मेरठ 1946। इन जगहों पर सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो अब ऐसे आपको नाम याद रखना है जहाँ पे सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। अब अगला पॉइंट जो डिवाइड करेंगे, कितने स्थानों पर कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन किया गया है। तो यानी कि 2 बार आईएनसी की
2 बार अध्यक्षता। ऐसी जगहों पे जहाँ पे कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की गई है उसको आप याद रखिएगा। तो अब देखेंगे तो नागपुर में कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन का आयोजन किया गया था अध्यक्षता का। नागपुर में देखेंगे तो 1891 ईस्वी में, नागपुर में 1891 ईस्वी तथा 1920 ईस्वी, ठीक, 1891 ईस्वी और 1920 ईस्वी 2 बार जो है नागपुर में अधिवेशन अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा अगर देखेंगे अगला है अहमदाबाद में देखेंगे तो यह 1902 तथा 1921 ईस्वी में, अहमदाबाद में 1902 ईस्वी में तथा 1921 ईस्वी में, 1902 में तथा 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इसके अलावा देखेंगे तो कराची में भी 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। एक बार 1913 ईस्वी में और दोबारा 1931 ईस्वी में। एक बार 1913 ईस्वी में और दोबारा 1931 ईस्वी में। इसके अलावा दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में भी 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। एक बार 1918 ईस्वी और दोबारा 1932 ईस्वी। एक बार 1918 ईस्वी में और दूसरा 1932 ईस्वी में दिल्ली में अध्यक्षता की गई। यानी कि 2 बार 4 ऐसे शहर हैं जहां पर 2 बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। पहला नागपुर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कराची, चौथा दिल्ली। नागपुर में 1891 ईस्वी और 1920 ईस्वी, दूसरा अहमदाबाद में 1902 ईस्वी और 1921 ईस्वी, तीसरा कराची 1913 ईस्वी और 1931 ईस्वी और चौथा जो है दिल्ली 1918 और 1932 ईस्वी। अब ऐसे कितने शहर हैं जहां पे कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार से अधिक यानी कि 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 3 बार। ऐसे कितने शहर हैं जो आईएनसी की अध्यक्षता, आईएनसी की 3 बार अध्यक्षता, आईएनसी की 3 बार अध्यक्षता कहाँ की गई थी? अध्यक्षता। तो ऐसे 2 शहर हैं जहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की गई है। पहला है इलाहाबाद और दूसरा है लखनऊ। पहला इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ। इलाहाबाद की बात करेंगे तो 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में भी कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इलाहाबाद में 1888, 1892, 1818, 1888, 1892 और 1910 ईस्वी। 1892 और 1910 ईस्वी ये 3 बार जो है इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। जबकि लखनऊ में 1899 ईस्वी में, लखनऊ में 1899 ईस्वी में, इसके बाद 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1899, 1916 और 1899, 1916 और 1936, 1899, 1916 और 1936 ये ऐसे शहर हैं जहां पर 3 बार अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद देखेंगे तो ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी? तो 4 बार की बात करेंगे तो लाहौर एकमात्र शहर है जहां पर कांग्रेस की 4 बार अध्यक्षता की गई थी। लाहौर में कांग्रेस की 4 बार अध्यक्षता की गई थी, जिसमें देखेंगे तो 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में लाहौर में अध्यक्षता की गई थी, 1893 ईस्वी में। इसके बाद 1900 ईस्वी में, 1893 ईस्वी के अलावा 1900 ईस्वी में, 1893, 1900, इसके बाद 1909 में भी लाहौर में अध्यक्षता की गई। इसके बाद 1929 लाहौर में 1893 ईस्वी, 1900, 1909 और 1929
इतनी बार अध्यक्षता की गई है। इसके अलावा देखेंगे तो ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर 4 बार से अधिक अध्यक्षता की गई कांग्रेस की, तो वो बम्बई है, बम्बई। ठीक, बम्बई की बात करेंगे तो बम्बई में कुल 5 बार अध्यक्षता की गई है। बम्बई में 5 बार अध्यक्षता की गई है कांग्रेस की। बम्बई में कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की गई है? 5 बार। पहला है 1885 ईस्वी, 1885 ईस्वी, यानी कि सबसे पहले कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किया गया था वो बम्बई में किया गया था। 1885 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी, यानी कि 5 बार जो है, 5 बार कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया, जबकि एक बार विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 1885, 89, 1904, 1915, 1934 ईस्वी, यह बम्बई में। इसके अलावा बम्बई के अलावा दूसरा अगला कौन सा शहर है जहाँ पर 5 बार से अधिक आयोजन किया गया था? तो चेन्नई, चेन्नई यानी मद्रास। मद्रास में कुल 7 बार आयोजित किया गया है कांग्रेस का। मद्रास में 7 बार आयोजन किया गया है कांग्रेस की अध्यक्षता का। कांग्रेस की अध्यक्षता का 7 बार कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो मद्रास में। तो 1887 पहला अधिवेशन जो मद्रास में किया गया था बदरुद्दीन तैयब के द्वारा 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में मद्रास में 1894 ईस्वी में 1887 ईस्वी में 1887, 1894, 1898, 1898, 1903, 1903, 1908, 1914, 1927। तो यानी कुल 7 बार जो है मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। 1887, 1894, 98, 3, 1903, 1908, 1903, 1908 और 1914 तो 1927। और सर्वाधिक जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है वह कलकत्ता के द्वारा की गई है। सर्वाधिक आयोजन कहाँ किया गया है? कलकत्ता में, कुल 9 बार। कलकत्ता में जो है कुल 9 बार अध्यक्षता की गई है। कलकत्ता में कुल 9 बार, सर्वाधिक, सबसे अधिक बार जो है कलकत्ता में कुल 9 बार वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जबकि एक बार विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कलकत्ता में तो पहला है 1886 ईस्वी, 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जबकि 1890 ईस्वी में इसके अलावा 1896 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1928 ईस्वी और 1933 ईस्वी। तो कुल कलकत्ता में कुल 9 बार अध्यक्षता की गई कांग्रेस की अध्यक्षता कलकत्ता में कुल 9 बार की गई है, जिसमें 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1928 और 1933। इस तरीके से ये कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों को याद करने का यह सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि सबसे पहले आप उन स्थानों को याद कर डालिए जहाँ पर सिर्फ एक बार अध्यक्षता की गई है। इसके बाद जहाँ पर 2 बार अध्यक्षता की गई उन शहरों को याद कर डालिए। फिर इसके बाद जहाँ पर 3 बार अध्यक्षता की गई है, जहाँ पर 4 बार, 5 बार, 7 बार और 9 बार, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों तथा विभिन्न स्थानों को याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है। या तो दूसरा ट्रिक आप इस तरीके से आजमा सकते हैं कि जितने भी जो है मुस्लिम अध्यक्ष हैं उनको अलग से क्लासिफाई कर दीजिए, जितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं उनको अलग कर दीजिए, जितने अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है। अब जैसे अगर अंग्रेज़ों की अध्यक्षता की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, इसके अलावा 1889 ईस्वी में, फिर इसके बाद 1894 ईस्वी में, फिर 1904 से 1894 फिर इसके बाद जो है
1904 ईस्वी में। तो यानी कुल 4 बार ऐसे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा अध्यक्षता की गई है, 1904 और 1910 ईस्वी में। ठीक, 1904 1910, 1888, 89, इसके बाद 1894, फिर 1904, फिर 1910, यानी कि 5 बार ऐसे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा अध्यक्षता की गई है, जबकि 3 बार महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता की गई है। 1917 एनी बेसेंट के द्वारा, 1925 सरोजिनी नायडू के द्वारा, 1933 जो है नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा। अब कितने मुस्लिमों के द्वारा अध्यक्षता की गई है? तो मुस्लिमों के द्वारा अध्यक्षता हम देखेंगे तो रहीमतुल्लाह सयानी, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा, बदरुद्दीन तैयबजी के बाद RT सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, फिर इसके बाद रहीमतुल्लाह सयानी के बाद फिर आगे चल करके देखेंगे तो आगे 1913 ईस्वी में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के अलावा इसके बाद देखेंगे तो 1921 ईस्वी में हकीम अजमल खां, लेकिन ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली गौहर, इसके अलावा MN अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, इसके अलावा देखेंगे तो 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। इस तरीके से आप क्लासीफाई करके इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा नोट करते चलिएगा। अब देखेंगे विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। नोट हो गया? चलिए ठीक, मिटा दे रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की बात करेंगे तो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन का जो आयोजन किया गया था वह 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जब कांग्रेस में दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन दूसरा हुआ था। तो सैयद हसन इमाम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, वो भी बम्बई में। सैयद हसन इमाम के द्वारा 1918 में पहले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, सैयद हसन इमाम के द्वारा। इसके बाद 1920 ईस्वी में दूसरा विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, और जब असहयोग आंदोलन जो है पारित कराने के लिए दूसरी बार विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, और यह कलकत्ता में लाला लाजपत राय के द्वारा अध्यक्षता की गई। लाला लाजपत राय के द्वारा अध्यक्षता की गई कलकत्ता में। लाला लाजपत राय के द्वारा कलकत्ता में दूसरे विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इसके अलावा तीसरा विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी में तीसरा विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1923 ईस्वी में पहला विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, और यह भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 1936 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 ईस्वी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दिल्ली में। यह भी दिल्ली में, और अंतिम विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था यह 1937 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1920 के विशेष अधिवेशन 1937 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई दिल्ली में। तो एक बार बम्बई में, दूसरा कोलकाता में, बाकी 3 अधिवेशन जो आयोजित किए गए थे वह दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। अब इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट कौन सा है, तो आईएनसी से संबंधित विभिन्न भारतीय तथा ब्रिटिश विद्वानों का मत। ठीक है, इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। अंग्रेज़ अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, लेकिन भारतीयों को भी एक ऐसे राष्ट्रीय मंच की तलाश थी जहां पर वो एकजुट होकर के और उसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीयता को जो है अग्रसर कर सकें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रसारित कर सकें। फलस्वरूप जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, तो पहले अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि प्रारंभ में जो अंग्रेज़ों का रवैया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति, वह एक तरीके से न्यूट्रल था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में बढ़ते हुए प्रतिनिधियों की संख्या को देख करके कांग्रेस का जो रवैया था, जो अंग्रेज़ों का रवैया था कांग्रेस के प्रति, वो नकारात्मक होता चला गया। और जब नकारात्मक होता चला गया, तब वही अंग्रेज़ जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, अब वही अंग्रेज़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक तरफ देखेंगे हम ब्रिटिश विद्वानों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति क्या मत है, और भारतीय विद्वानों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मत प्रति क्या मत है, यानी कि ब्रिटिश विद्वानों का मत, ब्रिटिश विद्वानों का मत। ब्रिटिश विद्वानों के मत की बात करेंगे तो स्वयं लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 1886 ईस्वी में उसने एक रात्रि भोज यानी कि नाइट पार्टी दिया था, और उसने जो है उसमें जो है सभी अतिथियों को आमंत्रित किया था। तो बड़े खुशी के साथ जो है उसने इसका स्वागत किया था। लेकिन अब धीरे धीरे 1888 के बाद उसका रवैया बदलने लगा, और उसने कहा था कांग्रेस सिर्फ सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यह कांग्रेस बहुत छोटी संस्था है, यह बहुत सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि वहीं पर लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के जनक लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है। और मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए, कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि, और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भारत में रहकर, और मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भारत में रहकर उसके मृत्यु में अपना अंतिम सहयोग दे सकूं। मैं भारत में रहकर उसके मृत्यु में अपना अंतिम सहयोग दे सकूं, उसके मृत्यु में अपना अंतिम सहयोग दे सकूं। और उसने कहा कि मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भारत में रह करके
उसके मृत्यु में अपना अंतिम सहयोग दे सकूँ। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को कांग्रेस के प्रति जो है यह नकारात्मक स्टेटमेंट था। अब भारतीय विद्वानों का मत देखेंगे। भारतीय विद्वानों का मत है, तो भारतीय विद्वानों के मत की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम वर्ष में, चूँकि कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था, तो तिलक ने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आरसी दत्त, इसके अलावा बिपिन चंद्रपाल ने कहा था, इसके अलावा बिपिन चंद्रपाल ने कहा था कि यह 4 दिन का तमाशा है, यह 4 दिन का तमाशा है। यह 4 दिन का तमाशा है, यह 4 दिन का तमाशा है। इसके अलावा जो है तिलक ने कहा था कि यह वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिपिन चंद्रपाल ने कहा था कि यह 4 दिन का तमाशा है। और लाला लाजपत राय ने इससे संबंधित सेफ्टी वॉल का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इससे संबंधित उन्होंने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा सेफ्टी वॉल से विपरीत एक सिद्धांत दिया गया था, तंडित चालक का सिद्धांत। तंडित चालक का सिद्धांत। इसके अलावा जो है इस संबंधित एक और सिद्धांत दिया गया था जिसे तंडित चालक का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी कुछ विद्वान थे जिन्होंने इससे संबंधित स्टेटमेंट दिया था। इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। लाला लाजपत राय ने इसे डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। लाला लाजपत राय ने इसे डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। डफरिन के दिमाग की उपज, डफरिन के दिमाग की उपज। लाला लाजपत राय ने इसे डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। जबकि इसके अलावा लाला लाजपत राय ने इसे शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेले की उपमा दी थी। लाला लाजपत राय ने इसे क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की उपमा दी थी। शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले, शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की उपमा दी थी। इसके अलावा बिपिन चंद्रपाल ने इसे याचना संस्था कहा था। इसे याचना संस्था, बिपिन चंद्रपाल ने इसे याचना संस्था तथा भिखमंगी नीति कहा था। इसे भिखमंगी नीति कहा था। बिपिन चंद्रपाल ने इसे याचना संस्था तथा भिखमंगी नीति कहा था। इसके अलावा अरविंद घोष ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग क्या हैं? पदों के भूखे हैं। इस तरीके से ये आयन से संबंधित विभिन्न भारतीय तथा ब्रिटिश विद्वानों का ये मत था। इसको नोट करिए। अब अगला पॉइंट देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कांग्रेस संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। अब अगर देखेंगे तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, आईएनसी का पहला अधिवेशन 19
आईएनसी का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था 1885 ईस्वी में। आईएनसी का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसमें सर्वाधिक बम्बई प्रेसिडेंसी से सर्वाधिक 37 लोग शामिल थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से बम्बई कुल इसमें कितने, पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से कुल 37 लोगों ने भाग लिया, 37 लोगों ने। इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी से कुल 21 लोगों ने भाग लिया। मद्रास प्रेसिडेंसी से कुल 21 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तथा अवध प्रांत से कुल 7 लोगों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश तथा अवध प्रेसिडेंसी से कुल 7 लोगों ने भाग लिया। जबकि बंगाल से 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बंगाल से 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तरीके से बम्बई प्रेसिडेंसी से कुल 7 लोग, मद्रास से 21 लोग, जबकि उत्तर प्रदेश तथा अवध प्रांत से कुल 7 लोगों ने। इसके अलावा बंगाल तथा बिहार से कुल 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तरीके से कुल पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। जबकि दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में यह संख्या पहुंच करके 400 के पार चली गई। जबकि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में यह संख्या 1800 के पार चली गई। इस तरीके से बढ़ते हुए प्रतिनिधियों की संख्या को देख करके अंग्रेज़ों के मन में एक तरीके से खौफ उत्पन्न होने लगा। अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखेंगे हम कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम पारसी व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसके अलावा कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष मतलब कौन वो व्यक्ति था, कौन अंग्रेज व्यक्ति था जिसने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वह थे जॉर्ज यूर्ले। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जिसने अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूर्ले 1888 ईस्वी में। जॉर्ज यूर्ले 1888 ईस्वी में। इसके अलावा देखेंगे तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। वंदे मातरम। कलकत्ता के 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी
जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, वंदे मातरम गाया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस सूरत का अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन हुआ। सूरत के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस दो मतों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। इसके अलावा 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज अपना लक्ष्य जो है, कांग्रेस ने स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इसकी अध्यक्षता जो है 1906 ईस्वी में कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया। इसके अलावा देखेंगे, इसके अलावा तो 1912 अधिवेशन, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही देखेंगे तो जनगण मन गाया गया था। 1911 के अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, यानी कि राष्ट्रगान गाया गया था, जिसकी रचना जो है आर्यन टैगोर के द्वारा की गई थी। जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? आर्यन टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान जो है 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन राष्ट्रगान आर्यन टैगोर के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा देखेंगे तो 1916 में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे और यहाँ पर कांग्रेस यानी गरम दल और तथा नरम दल, कांग्रेस में गरम दल तथा नरम दल प्लस मुस्लिम लीग, यानी कि इन दोनों में एक मत हुआ, यानी कि अब दोनों जो है एक हो गए, जो गरम दल और नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे 1917 में प्रथम महिला के द्वारा अध्यक्षता किया गया, यानी कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा 1901 ईस्वी का अधिवेशन था। 1901 ईस्वी में जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और एकमात्र अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी वो 1924 ईस्वी में बेलगांव का अधिवेशन था। महात्मा गांधी 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे। 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया था? तो बेलगांव में। इसके अलावा देखेंगे तो 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला के द्वारा अध्यक्षता किया गया। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिसके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी, और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। इन्होंने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में। इसके अलावा 1927 ईस्वी में खादी अनिवार्य कर दिया गया कांग्रेस के लिए जो है 1927 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जो है कर रहे थे 1927 ईस्वी में मुख्तार अहमद अंसारी। ठीक, मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है खादी को अनिवार्य कर दिया। इसके
इसके अलावा 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1929, उसके अलावा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया। पूर्ण स्वराज 1927 के लाहौर अधिवेशन में 1927 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा 1931 के कराची अधिवेशन में नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार पारित किया गया। इसके अलावा देखेंगे तो 1937 फैज़पुर का अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। फैज़पुर एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो यह कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने पूरा डिटेल से कांग्रेस से संबंधित हर बिंदुओं पहलुओं पर जो है चर्चा किया। तो मुझे लगता है अब टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।